हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका नाम है बायो सावर्ट का नियम। ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़कर जाएं और इस टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं बायो सावर्ट के नियम को समझने की ओर कि बायो सावर्ट का नियम है क्या। तो देखिए, एम्पियर व ओरेस्टेड के प्रयोग से यह प्रक्षेपित होता है कि किसी चालक में धारा प्रवाह होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि एम्पियर और ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया है कि अगर कोई चालक तार है और अगर उस चालक तार में हम लगातार धारा प्रवाहित करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यही आगे बढ़कर बायो सावर्ट के नियम के अनुसार इसमें यह बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में बायो सावर्ट के अनुसार यह बताया गया कि जो ये चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में प्रत्येक अल्पांश का योगदान होता है। प्रत्येक छोटे छोटे अल्पांश का योगदान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तार है और ये तार जो है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस अल्पांशों के कारण होगा। किसके कारण होगा? इस अल्पांशों के कारण होगा, यानी इसके प्रत्येक अल्पांश का क्या होगा? योगदान होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। यानी प्रत्येक अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब हम इसका सत्यापन करने वाले हैं कि इसका सत्यापन किस तरीके से किया जाता है। तो ध्यान से समझना, हम मान लेते हैं कि ए बी एक धारावाही चालक तार है। जैसे कि यहां से लेकर यहां तक का ये मैंने क्या मान लिया? धारावाही चालक तार मान लिया। धारावाही चालक तार है और धारावाही चालक तार है तो उसके अंदर विद्युत धारा बहेगी और हम ये मान लेते हैं कि जो विद्युत धारा बह रही है वो है आई। तो इसमें से कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। ये हमने आई धारा प्रदर्शित कर दी है। तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है। अगर इस तार में से लगातार विद्युत धारा बहती रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र को अपन व्यक्त करते हैं किससे? बी से व्यक्त करते हैं। इस धारावाही तार को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। ये जो तार ए से लेकर बी तक है, ये तार जो है बहुत छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, यह अपन ऐसा मान सकते हैं। जिसमें एक अल्पांश डीएल वेक्टर, हम हमारी तरफ से इस तार के अंदर एक छोटा सा अल्पांश डीएल वेक्टर मान लेते हैं और डीएल वेक्टर पर अपन विचार करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे तार का जो छोटा सा अल्पांश है ये धारावाही अल्पांश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? धारावाही अल्पांश कहा जाएगा। ठीक है, इससे आगे तो ये धारावाही अल्पांश से हम क्या करते हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे, इस धारावाही अल्पांश से हमने स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या मान लिया? एक बिंदु P मान लिया। स्मॉल आर दूरी पर क्या मान लिया? एक बिंदु P मान लिया। और इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे? हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी क्या? इस अल्पांश के कारण। अब आप लोग बताइए, अगर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश में आएगा, तो अपन उसको क्या लिखेंगे? डीवी वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीवी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और अब इस धारावाही अल्पांश डीएल वेक्टर, ये जो धारावाही अल्पांश जो हमने लिया है डीएल वेक्टर, ये धारावाही अल्पांश डीएल वेक्टर वह बिंदु P के मध्य हम क्या कर लेते हैं? कोण थीटा मान लेते हैं कि ये जो कोण कितना बन रहा है इसके बीच में? थीटा कोण बन रहा है। यानी ये धारावाही अल्पांश डीएल वेक्टर और बिंदु P के मध्य जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है।
थीटा बन रहा है। और इसका स्थिति सदिश के बिंदु P कहाँ रखा हुआ है, इसकी स्थिति सदिश को भी हम व्यक्त कर देते हैं और वह है आर वेक्टर। कितना है, आर वेक्टर। और इस धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आ रही है वो आ रही है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की। और ये क्रॉस चिन्ह यही बता रहा है कि ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। और जो डॉट होता है वो ये बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के बाहर की ओर है, तो यहाँ पर ये अंदर की ओर है। ठीक है, यहाँ तक हम सत्यापन में क्या क्या लिखना है हमें ये हम जान गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो हम जानते। तो देखिए, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी वेक्टर का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि उस तार में से जितनी विद्युत धारा बहेगी, जितनी विद्युत धारा बहेगी यानी आई का मान जितना होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात पर यह निर्भर करेगा कि डीएल वेक्टर का मान जितना ज्यादा होगा, डीएल वेक्टर का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक हम समझ लिए। तो इस तरीके से हमने इसको साइन थीटा को क्रॉस में लिख दिया क्योंकि ये सदिश निरूपण है। और सदिश निरूपण के बाद में ये सूत्र बन जाएगा डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये सदिश निरूपण में। तो अतः स्पष्ट है कि जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है उसकी दिशा अल्पांश डीएल वेक्टर तथा आर वेक्टर से बने तल के लंबवत दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार ऊपर या नीचे होगी। दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने वाला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी। जब अपन पेच को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरीके से, जैसे ये हाथ है, इसमें अपन इस पेज को अगर इस तरीके से घुमा रहे हैं यानी धारा की दिशा इस तरफ ही जा रही है और मैं पेज को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसे अपन दक्षिणावर्त पेज का नियम कहते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं आपको कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवा दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। ऐसे मेरे और वीडियो भी डाले हुए हैं तो आप उसे जाकर जरूर देखें। थैंक यू। तो बायो-सावर्ट ने बता दिया कि अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो उस तार में से बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगी और जो जितना छोटा अपन ने अल्पांश लिया है यानी डीएल वेक्टर उसके समानुपाती होगा। तीसरा पॉइंट बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार यह है कि जो बिंदु P, जो हमने बिंदु P माना था, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी dB, वो dB जो है वो साइन थीटा के समानुपाती यानी जया के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? जया के समानुपाती। अब जया का मतलब आप क्या जानोगे? अरे जया का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB आएगी वो धारावाही अल्पांश डीएल वेक्टर व बिंदु P के स्थिति सदिश, बिंदु P के स्थिति सदिश आर वेक्टर के मध्य बने कोण, यानी ये जो थीटा हमने अभी जब चित्र जो बनाया था उस चित्र में मैंने आपको बताया था कि जो थीटा जो कोण है वो थीटा कोण कैसे बन रहा है। वो थीटा कोण जो अपन ने धारावाही अल्पांश लिया, जैसे कि धारावाही अल्पांश कौन सा लिया, यहाँ वापस से आप चित्र देख सकते हैं। ये हमने धारावाही अल्पांश लिया था AB। क्या लिया था? ये AB धारावाही अल्पांश था। ये AB धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार AB था और इसके अंदर ये छोटा सा अपन ने अल्पांश लिया था डीएल वेक्टर और इसके मध्य बिंदु से हमने स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां हमें इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। इस तरीके से यहाँ जो ये कोण थीटा बन रहा है, यहाँ जो ये कोण थीटा बन रहा है, तो बायो-सावर्ट यही कहता है कि बायो-सावर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर आई के समानुपाती, डीवी वेक्टर डीएल के समानुपाती। और तीसरा जो पॉइंट है
तीसरा जो पॉइंट है वो है डीवी वेक्टर समानुपाती होगा साइन थीटा के। अगर आपको ये लैंग्वेज याद नहीं होती है तो आपको साइन थीटा तो जरूर याद करना है, यानी जया के समानुपाती। साइन को अपन बोलते हैं जया, तो ये हो जाएगा जया के समानुपाती। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चित्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों को एक साथ अभी एक और चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है बायो सावर्ट में कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अल्पांश के कारण, वो इनके बीच की जो ये दूरी है, ये जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनके वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंटों को 1 2 3 4 यानी डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती साइन थीटा, डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, इन चारों को एक साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, इन चारों को एक साथ लिखेंगे। वो अपन नोट्स में से देख लेते हैं जिससे कि हमारा जो ये टॉपिक है जल्दी से हो जाए, कम समय में सही तरीके से अपन इसको कवर कर सकें। तो ये देखिए, मैंने अभी भी आपको चौथा पॉइंट बताया कि अल्पांश डीएल वेक्टर वह बिंदु P के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपने कूलाम नियम में भी पढ़ा हुआ था, कूलाम नियम में जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है डीवी वेक्टर, वो भी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। अब हमने जो चारों समीकरण लिखे हैं उन चारों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 2 3 व 4 से। तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, डीवी वेक्टर समानुपाती होगा, डीवी वेक्टर समानुपाती हो जाएगा आई डीएल वेक्टर। देखो आई समानुपाती था, आई लिख दिया, डीएल समानुपाती था, डीएल लिख दिया, साइन थीटा समानुपाती था लिख दिया, लेकिन आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती था, इसलिए इसको हमने कहाँ लिखा, बटा में लिखा। तो डीबी समानुपाती आई डीएल वेक्टर साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती चिन्ह को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। क्या आता है दोस्तों, एक नियतांक आता है, और उस नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, एक समानुपातिक नियतांक है, क्योंकि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, और एक के जो समानुपातिक नियतांक है जो कि निर्वात के सापेक्ष है। और इस के का जो मान है, कूलाम के नियम में अगर आपको पता हो तो कूलाम के नियम में के का जो मान होता है वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ जो के का मान है वो μ0/4 पाई होगा, और μ0/4 पाई जो होगा 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर के बराबर होगा। ये आपको जरूर याद रखना है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर, या फिर आप इसको हेनरी बटा मीटर भी लिख सकते हो। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, के का जो मान है यहाँ पर वो μ0/4 पाई है, और ये μ0/4 पाई का जो मान है 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर होगा, या फिर आप इसको हेनरी बटा मीटर भी इसका मात्रक बोल सकते हो। यहाँ जो ये μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता कहलाएगी। μ0 क्या कहलाएगी, निर्वात की चुंबकशीलता। इस तरीके से ये जो डीवी वेक्टर बराबर के आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर आया, ये बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लेकिन हमें अल्पांश के कारण ही थोड़ी, हमें तो संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वह ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जो दे रखा है डीवी वेक्टर, इसका समाकलन कर दो, क्योंकि संपूर्ण के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो डीवी का फॉर्मूला हमें पता चली गया, डीवी का फॉर्मूला यहाँ रख ही देंगे, μ0 आई डीएल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया, 4 पाई इसके साथ में जुड़ गया, ये देखिए 4 पाई जो ये रहा यहाँ पे आ गया, तो इसलिए अपन इसको ये लिख सकते हैं। अब आप समाकलन करना तो जानते ही हैं, समाकलन में क्या किया जाता है, जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। कांस्टेंट जैसे कि मेरे को यहाँ पे μ0 भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारी कांस्टेंट हैं, इन सभी को अपन ने बाहर निकाल लिया। बचा कौन, केवल डीएल। क्या बचा, डीएल। ये डीएल का समाकलन करेंगे, यहाँ पे डीएल का क्या करेंगे, समाकलन। तो आप ये मान लो यहाँ तक करके आप छोड़ सकते हो, यही बायो सावर्ट का नियम है। और बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर लिया। इसको अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम कैसे लिखेंगे। अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि बायो सावर्ट का नियम सदिश रूप में कैसे लिखते हैं। सदिश रूप में आपको ये तो पता ही होगा कि अगर साइन थीटा आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कोस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलो बायो सावर्ट का नियम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, हमें सूत्र तो पता लगी गया, डीवी वेक्टर जो है μ0 आई डीएल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से एक एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं।
और आप लोग ये जानते ही होंगे कि एकांक सदिश को अपन कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप से। क्योंकि एकांक सदिश आर कैप का मान अगर मोड में रखेंगे तो 1 आएगा, और एकांक सदिश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर बटा मोड ऑफ आर। तो यहाँ पे आर कैप की जगह मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर अपन मोड में लिखो चाहे बाहर लिखो आर, ठीक है। ये आर क्यूब से गुणा होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। साइन थीटा चल ही रहा है, ये आर वेक्टर जो था उसको अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डीएल वेक्टर यानी वेक्टर वेक्टर वाले को अपन ने पास पास में रख दिया। तो डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई डीएल। यहाँ पे देखिए डीएल वेक्टर आर वेक्टर साइन थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइन थीटा है तो क्रॉस आएगा, अगर कोस थीटा है तो डॉट आएगा। यानी ये दोनों सदिश राशियों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं